जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में कि भारत का संवैधानिक इतिहास किस प्रकार से रहा था, किस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण हुआ या फिर अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी योजनाएं भारत के लिए लेकर आए थे, किस प्रकार से जो एक्ट आए थे उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारत की राजनीति पर अंग्रेज़ों का अधिकार किस प्रकार से स्थापित हुआ था। उसके लिए सबसे पहले हमें दो युद्धों के बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। कौन सा युद्ध आ जाएगा? प्लासी का युद्ध आ जाएगा। प्लासी का युद्ध आ जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। एक तरफ थी बंगाल की सेना और वर्सेस किसके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध हुआ था। उस समय देखिए, बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला था। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो सेनापति थे वो कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो ये ध्यान दे दीजिएगा। बंगाल का उस समय नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से सेनापति कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इस समय सिराजुद्दौला जो कि षड्यंत्रों का शिकार हो रहे थे। ठीक है, उसमें इनके सेनापति थे इस युद्ध में मीर जाफर थे सेनापति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीर जाफर सेनापति थे। इन्होंने दगाबाजी की और ये किसकी तरफ हो गए थे? युद्ध के बीच में ही अंग्रेजों से मिल गए थे। इस वजह से क्या हुआ था? सिराजुद्दौला की उसमें हार हुई थी। ठीक है, प्रथम ये आता है, यहाँ से क्या होता है? अंग्रेजों का आधिपत्य स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। आधिपत्य शुरू हो जाता है कि जो एक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का शुभारंभ प्लासी के युद्ध से ही माना जाता है। उसके बाद जो निर्णायक युद्ध माना जाता है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, वो आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के आधिपत्य के लिए एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। ठीक है, यह कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए बक्सर के युद्ध में क्या था? एक तरफ भारत के तीन जो शासक थे, प्रमुख शासक थे, उनकी संयुक्त सेना थी, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उस समय बंगाल का जो नवाब था 1764 में, बंगाल का नवाब कौन था? तो ये ध्यान दीजिएगा, बंगाल का नवाब था उस समय मीर कासिम। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि 1757 में जब हमने बात की थी तो मीर जाफर की बात की थी जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, और इस समय बंगाल का नवाब कौन हो जाएगा? मीर कासिम हो जाएगा। एक और आ जाता है अवध। ठीक है, तो अवध का नवाब उस समय कौन था? शुजाउद्दौला था। यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वहाँ पर सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, और अवध का नवाब कौन आ जाएगा? शुजाउद्दौला आ जाएगा। ठीक है, और एक और कौन थे? मुगल सम्राट थे। उस समय के मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शाह आलम सेकंड थे, शाह आलम द्वितीय थे उस समय मुगल सम्राट। तो इन तीनों की एक संयुक्त सेना थी। ठीक है, और सामने कौन था? किसके खिलाफ युद्ध हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के। और ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। कौन हो जाएंगे? हेक्टर मुनरो हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, इस युद्ध में भी क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाती है और ये एक निर्णायक युद्ध साबित होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की स्थापना के लिए। ठीक है, किस प्रकार से होता है तो देखते हैं कि इस युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो बंगाल की राजनीति पर सीधा जो आधिपत्य स्थापित हो जाता है वो किसका हो जाता है? अंग्रेजों का हो जाता है। ठीक है, जो वैधानिक अधिकार जिसको हम बोल सकते हैं, बंगाल की राजनीति पर वैधानिक अधिकार किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद बंगाल में कोई भी नवाब नहीं बनेगा। ठीक है,
इसके बाद 1765 के अंदर एक इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि। अब देखिए इलाहाबाद की संधि भी प्रमुख प्रभाव छोड़ती है। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत क्या किया गया था? जो बंगाल, 3 रियासतें आती है उस समय, कौन कौन सी आ जाएगी? एक तो आ जाएगी बंगाल, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? बिहार आ जाएगा, और तीसरा कौन सा आ जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, इन तीनों की जो दीवानी शक्तियां थी वो किसको प्राप्त हो गई थी? अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी, या हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई थी। तो 1765 की जो इलाहाबाद की संधि होती है उसमें जो प्रमुख रिजल्ट निकल के आता है वो क्या था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी शक्तियां थी, दीवानी शक्तियों से तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्त करने की जो सारी शक्तियां थी वो किसको प्राप्त हो गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो इस समय देखिए बात करते हैं हम गवर्नर की बात करते हैं। तो जो बंगाल का गवर्नर था वो इस समय कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बंगाल का गवर्नर इस समय कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, तो देखिए बंगाल का गवर्नर जो था लॉर्ड क्लाइव था, यह 2 बार गवर्नर बनकर आया था। एक तो 1757 से 60 के मध्य आया था, और एक 1765 से 72 के मध्य गवर्नर बनकर आया था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। इसने सबसे पहले क्या किया? 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद क्या कर दिया? द्वैध शासन लागू कर दिया। द्वैध शासन लागू कर दिया था। कहां पर? बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रख दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है सीधा सा कि भारत में पहली बार द्वैध शासन कहां पर लागू किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा बंगाल में लागू किया गया था। द्वैध शासन से संबंधित 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं। पहला आ जाएगा बंगाल, सबसे पहले द्वैध शासन कहां पर लागू किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा बंगाल। उसके बाद जो आता है प्रांतों में द्वैध शासन की बात आती है, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। और उसके बाद आता है कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो वो आ जाएगा 1935 का अधिनियम। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है द्वैध शासन से रिलेटिव। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में द्वैध शासन कब से कब तक रहा था। ठीक है, तो उसका आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर भारत में सारा के पूछ लिया जाए कि द्वैध शासन कब से रहा था, तो वो माना जाता है 1773 से लेकर 1858 के अधिनियम तक माना जाता है, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश जो क्राउन आता है उसका भी शासन चल रहा था। किसके माध्यम से? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, यानी कि दो जो सत्ता थी वो एक साथ शासन कर रही थी, इसीलिए द्वैध शासन उस समय को भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि द्वैध शासन कब लागू किया गया था? बंगाल में 1765 में। और ये कब तक रहा था? तो ध्यान दीजिएगा 1772 तक द्वैध शासन लागू रहा था। ठीक है, तो ये तो आ गई इलाहाबाद की संधि की बात। ठीक है, जो हुई थी 1765 में। उसके बाद देखिए जो हम एक्ट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो एक्ट आया था भारत के लिए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो लगातार एक्ट आते रहे थे, लेकिन जो एक्ट भारत के लिए प्रभावी हुआ था, या फिर जिस एक्ट में भारत के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, जहां से हम भारत के संवैधानिक इतिहास की बात करते हैं, वो एक्ट कौन सा था? तो ध्यान दीजिएगा 1773 का कौन सा आ जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए लाया गया यह पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत एक बात और की गई थी कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, उसको क्या बना दिया गया था? क्या नाम दे दिया गया था? अब गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों की जो प्रेसिडेंसियां थी, जो मद्रास में थी, ठीक है, और ओडिशा में थी, वो स्वतंत्र थी अब तक। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? उसे
जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी या बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उनके अधीन कर दिया गया था, और जो बंगाल का गवर्नर था उसे सारी सर्वोच्च शक्तियां दे दी गई थी, जिसके द्वारा इसे गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान दीजिएगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो गवर्नर जनरल से संबंधित आते हैं, ये जो पद बदलते रहते हैं, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं कि कब कब कौन कैसे रहा था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे देखिए पहले की हम बात करते हैं तो बंगाल की बात करते हैं। ठीक है, बंगाल की बात करते हैं हम पहले। अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जी कौन था, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग जिस समय गवर्नर के पद पर थे उसी समय क्या किया गया था, इस पद को बदलकर, इसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको आगे चलकर क्या कर दिया गया था, संपूर्ण जो ब्रिटिश भारत था उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, यहां पर तो बंगाल का चल रहा था, उसके बाद आ जाएगा किसका, भारत का प्रथम कौन आ जाएगा, गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे ही क्या कर दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान दीजिएगा विलियम बेंटिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का अधिनियम आया था, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया गया था भारत में। उसके बाद जो गवर्नर जनरल था इसका पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया था, वायसराय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वायसराय व गवर्नर जनरल इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, अकेला वायसराय नहीं था, वायसराय व गवर्नर जनरल इसका पदनाम दिया गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान दीजिएगा कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यही पदनाम चलता रहा अंत तक। उसके बाद क्या हुआ, 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। तो उस समय का पूछ सकते हैं कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता, ठीक है, प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान दीजिएगा कौन आ जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अंग्रेजों की सत्ता समाप्त होती है उसी के साथ वायसराय का पद समाप्त हो जाता है और पद सिर्फ किसका बचता है, गवर्नर जनरल का बचता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये बचता है, वायसराय क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है, उसके बारे में आगे जब एक्ट आएंगे तो 1858 का जो एक्ट आएगा उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब के लिए ये ध्यान रख लीजिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन आ जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, या फिर पूछ सकते हैं कि प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय गवर्नर जनरल, एकमात्र भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे, वो कौन थे, तो कौन आ जाएंगे, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अंतिम जो गवर्नर जनरल हमारे बने थे वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद जो गवर्नर जनरल का जो पद माना जाता था वो पद वर्तमान में राष्ट्रपति के पद के समान होता था। तो उसके बाद राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया संविधान लागू होने के बाद। संविधान लागू होने से पहले
गवर्नर जनरल ही हुआ करते थे और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये वही सी राजगोपालाचारी है जिन्होंने पहली बार क्या किया था, जो राजेंद्र प्रसाद को पहली बार जब राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था संविधान सभा के द्वारा, उस समय इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है, और भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल जो प्रथम बना था वो कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था। आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? माउंटबेटन ही था। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर लें या फिर एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर लें तो वो कौन होंगे? सी राजगोपालाचारी होंगे। ठीक है, उसके बाद 1773 का जो प्रावधान आया था, एक्ट आया था, उसके अंतर्गत कुछ और बातें थी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद क्या किया गया? बंगाल के अंदर जो फोर्ट विलियम आता है कलकत्ता के अंतर्गत, वहाँ पर एक फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना की जाएगी? फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फेडरल कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की जाएगी? 1773 के एक्ट के द्वारा की जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कब की गई थी? 1774 में की गई थी। दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फेडरल कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। कब की गई? 1774 में की गई। कहाँ पर की गई थी? तो बंगाल में की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, फोर्ट विलियम में की गई थी, जो अंग्रेजों का किला माना जाता था फोर्ट विलियम कलकत्ता में। वहां पर 1774 में क्या किया गया था? एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये एक तरह से मान सकते हैं कि एक तरह का अभिलेख न्यायालय था। सर्वोच्च न्यायालय इसको नहीं मान सकते थे। क्यों नहीं मान सकते थे? क्योंकि जो फेडरल कोर्ट के निर्णय आते थे, इनके खिलाफ जो ब्रिटेन में लंदन में एक प्रीवी काउंसिल थी, ठीक है, प्रीवी काउंसिल थी, उसमें इसके निर्णय के खिलाफ सुनवाई की जा सकती थी या अपील की जा सकती थी। तो ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, एक तरह से फेडरल कोर्ट था, जिसकी स्थापना 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उसमें इसमें न्यायाधीशों की संख्या 1+3 थी, यानी कि एक कौन हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे और 3 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो याद रख लीजिएगा, कौन आ जाएंगे? लॉर्ड एलिजा इम्पे आ जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट एक्ट आता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का क्या आ जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट आ जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट की क्या खास बात आती है। सबसे पहले इसके नाम से ही पता लगता है पिट्स कौन थे उस समय? विलियम पिट्स से, जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये एक्ट लाया गया था। अब देखिए इस एक्ट का काम क्या था, इस एक्ट में क्या मुख्य प्रावधान किए गए थे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय 24 लोगों का एक समूह था। ठीक है, इस 24 लोगों के समूह क्या कहा जाता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। क्या नाम दिया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे किसी कंपनी में होते हैं, एक तरह की ये एक कंपनी थी। ठीक है, इसके 24 डायरेक्टर्स से इनके समूह को क्या कहा जाता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। ईस्ट इंडिया का मूल कार्य क्या था? भारत में ये व्यापार करने के लिए आए थे, इसलिए इनका मुख्य कार्य क्या था? व्यापार करना या व्यापारिक कार्यों को देखना। ठीक है, व्यापारिक कार्य इनका प्रमुख काम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। लेकिन देखिए 1773 के बाद, या हम कह सकते हैं कि 1764 के बाद से ही भारत में राजनीति पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
उसके बाद क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इनका काम क्या था, व्यापारिक कार्यों को देखना, लेकिन कोई ऐसा भी चाहिए था जो कि भारत की राजनीति को भी देख सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, इसको दो भागों में बांट दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि एक भाग और बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के दो पार्ट कर दिए गए, या फिर हम कह सकते हैं इसकी दो शाखाएं बना दी गई, ठीक है। एक तो जो पहले था क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और एक नया और प्रभार दे दिया गया था, या फिर नया जो हम कह सकते हैं इसकी शाखा जोड़ दी गई थी, जिसे कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, व्यापारिक कार्यों को देखना, क्या हो जाएगा, व्यापारिक कार्यों को देखना, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स था, इसका काम क्या था, इसे हिंदी में नियंत्रक मंडल भी कहा जाता है, ठीक है, इसे निदेशक मंडल भी कहा जाता है, संचालक मंडल भी कहा जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का काम क्या था, राजनीतिक कार्यों को देखना, ठीक है, राजनीतिक कार्यों को देखना, यानी कि भारत में जो भी राजनीति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाती थी, जो भी प्रशासन किया जाता था, उसको देखने का काम किसका था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का था, ठीक है। तो 1784 के एक्ट में मुख्य प्रावधान यही किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दो पार्ट किए गए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसका काम था व्यापारिक कार्यों को देखना, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स आ जाएगा जिसका काम था राजनीतिक कार्यों को देखना, ठीक है, या प्रशासन को संभालना, भारत का जो प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाएगा उसकी व्यवस्था करना किसका काम हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में हम आगे के जो भी एक्ट आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।